I would like to achieve my vision by working for agriculture, food and economy, so as to India may emerge as a global agro power. ये बात जब हमने 1967 में कही थी, उस टाइम मित्रों वो जमाना था जब अच्छी से अच्छी सैलरी पाने वाले के घर भी राशन कार्ड को बड़ा सुरक्षित रखा जाता था। मित्रों, मुझे एक चीज से जरूर एलर्जी है, एक चीज से जरूर एलर्जी है, जिसको भी बात करनी है वो बाहर जाके कर ले। कोई बंदिश नहीं है कि यहाँ बैठ के सुनाई सुना जाए। 1967 वो एरा था जब अच्छे से अच्छी तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति भी राशन कार्ड को बड़ा संभाल के रखता था, क्योंकि हमें राशन कार्ड से ही मिलता था, बाजार में नहीं मिलता था। ये वो एरा था जब इंपोर्टेड लाल गेहूं और लाल ज्वार हमें राशन की दुकान से मिलती थी। ये वो एरा था जब हिंदुस्तान और वियतनाम का युद्ध हो रहा था। ये वो एरा था जब हमारी जो पॉलिसी थी वो अमेरिका से मेल नहीं खाती थी और PL 480 के अंदर हम जो आयात करते थे गेहूं और माइलों का, वो अमेरिका से करते थे। अमेरिका ने हमें गेहूं देना बंद कर दिया था। हमारे पास केवल एक सप्ताह का राशन था और क्योंकि राशन कार्ड से ही मिलता था, तो उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, लेटर ऑन स्वर्गीय इंदिरा गांधी, इस बात से चिंतित थी कि यदि राशन नहीं मिला तो देश में एक क्रांति हो सकती है, हलचल हो सकती है। कोशिश ये की गई कि बंदरगाह के पास किसी भी देश का यदि गेहूं हो, ज्वार हो, तो उनसे निगोशिएट किया जाए और उस जहाज को अपने यहाँ उतरवा लिया जाए। अमेरिका से जब आएगा, जब हम जहाज उनके यहाँ बेच देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आजकल तो हम मोबाइल से कहीं भी बात कर लेते हैं, वो जमाना मोबाइल का नहीं था। हॉटलाइन पे इंदिरा जी ने लिंडन जॉनसन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनसे बात की, समय मांगा, अमेरिका गए। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाता हूं। स्वाभिमान और अभिमान में बड़ा अंतर होता है। उन्होंने मिलने का टाइम दिया। शाम को भारतीय दूतावास में भोज का आयोजन किया गया। जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, जॉर्ज हम्फ्री, वो वहां के चीफ होस्ट या गेस्ट थे। लेकिन लिंडन जॉनसन अचानक उस भोज में पहुंच गए और पूरी दुनिया में ये फैलाया गया कि अमेरिका हिंदुस्तान को बहुत अहमियत देता है। लेकिन नेक्स्ट डे जब इंदिरा जी मिलने गई, टाइम लेके मिलने गई थी, आधा घंटे उनको साइड के वेटिंग रूम में बैठाया गया और उसके बाद भी जब बात की गई तो गेहूं नहीं मिला। वो आयरन लेडी एकदम वहां से उठी। ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि वो हिंदुस्तान आके गई या सीधे गई, लेकिन सी वेंट टू रसिया और रसिया से 30 लाख टन गेहूं बार्टर सिस्टम पर लेकर आए। ये बात हुई कि अप्रैल में जब हमारे पास गेहूं आएगा, हम आपको गेहूं के बदले गेहूं लौटा देंगे। छात्रों, मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि कोई देश जिंदा नहीं रह सकता यदि उसका स्वाभिमान नहीं है। और ये जो घटना है, ये हमारे स्वाभिमान से जुड़ी है। रसिया उस समय हमारा सच्चा मित्र था। उसने हमें 30 लाख टन गेहूं दिया। वो गेहूं हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आज पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स खुली हुई हैं, उस समय नहीं खुली हुई होती थी, आप पढ़ सकते हो। 24 अगस्त 1968 को इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट में कही थी, मांगना निसंदेह बुरा है, लेकिन पेट भरने के लिए यदि अनाज मांगा जाए तो इससे शर्मनाक चीज कोई हो नहीं सकती। और तभी पार्लियामेंट में 2 दिन की बहस के बाद
ये रिजोल्यूशन पास किया गया था कि वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और जो ग्रेन रिवॉल्यूशन देन है वो उस कमिटमेंट की देन है। हमने 1967 में 18 लाख टन 2 वैरायटी लरमा राजो और सोनेरा 64 आयात की। सी सुब्रमण्यम उस टाइम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। ही टूक ए डेयरिंग स्टेप कि जो अनाज हमने खाने के लिए मंगाया था उसको उन्होंने मिनी किट के रूप में पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उसका जो फीडबैक आया, उस फीडबैक से अगले साल 36 लाख टन ये वैरायटी मंगाई गई एंड अगेन दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिनी किट। ये हमारी शुरुआत है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। और 1970 तक आते आते जो हिंदुस्तान 1 करोड़, हमने जो सबसे ज्यादा आयात कभी गेहूं का किया था तो वो 1 करोड़ 10 लाख टन था। और 70 आते आते हम गेहूं के एक्सपोर्टर कंट्रीज में चले गए। जो इंपोर्ट करता था वो एक्सपोर्ट करने लगे। और आज जो मैंने की, हम फख्र से देख सकते हैं कि जितना हम गेहूं जवार इंपोर्ट करते थे उतनी केवल एक कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं और वो चावल है। 1 करोड़ 10 लाख से कम हम किसी भी पिछले 3 साल में हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है। ये विल होती है, कमिटमेंट होता है। ये 1.25 अरब का देश यदि कमिटमेंट कर ले जिसके आप नींव हो आज की तारीख में, तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश नहीं हो सकता है। अब हम दूसरी कुछ बातों पे आते हैं, क्यों हो सकता है। मित्रों, बेटा जरा इसे देखना कुछ आ जाए तो। एक मिनट रखना जरा ऐसा। हालांकि मेरा थोड़ा सा सोच ये रहता है कि भाषण को, उद्बोधन को मौलिक बनाया जाए, इससे डिस्टर्ब नहीं किया जाए। उसमें श्रोता और वक्ता के बीच की एक लाइन होती है, अदरवाइज इससे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण हो जाता है। मित्रों, भारतवर्ष और चीन दुनिया के 2 ऐसे देश हैं, इसकी मैं कॉपी छोड़ के जाऊंगा, आपने ले ली है, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी देख लेना। दुनिया के 2 ही देश ऐसे हैं इस संसार में, भारत और चीन, जिसमें जितने भी टोटल जो हम मानते हैं वर्ल्ड लेवल पे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन मानते हैं, वो दोनों इन्हीं देशों में मिलते हैं, बाकी किसी देश में नहीं मिलते। भारतवर्ष वो देश है जिसके पास दुनिया की लार्जेस्ट कल्टीवेटेड लैंड है, बाकी किसी देश के पास इतनी कल्टीवेटेड लैंड नहीं है। भारतवर्ष वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा इरिगेटेड लैंड है। भारतवर्ष वो देश है जिसके पास बहुलता में बायोडायवर्सिटी है, जैसा अभी हमारे मुख्य वक्ता बता रहे थे। भारतवर्ष वो देश है जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा रिसेप्टिव कल्टीवेटर। जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था तो अमेरिका, ब्रिटेन और जापान की यूनिवर्सिटी ने कोटेड है, ये मेरे इस आर्टिकल में कहीं नीचे आएगा, कि दुनिया में ऐसा चमत्कार होता हमने नहीं देखा जहां इतने अल्प समय में एक अल्प विकसित देश ऐसे क्षितिज पे पहुंच गया हो जिसने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली हो। ये हमारे लिए कितने गौरव की बात थी। और इसका यदि कोई देन है तो वो उस अन्नदाता को है जिसके शरीर पे धोती और लंगोटी नहीं मिलती है। अब अपन थोड़ी सी बात करें आगे कि हिंदुस्तान
वर्ल्ड का ऐसा कंट्री है जिसमें 7 आइटम हम दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा करते हैं और 17 आइटम ऐसे हैं जिसमें हम नंबर 2 पे हैं। गेहूं के मामले में चीन हमसे ऊपर है, हमारा नंबर दूसरा है। चावल के मामले में चीन हमसे ऊपर है और हमारा नंबर दूसरा है। केला एक ऐसी चीज है कि जितना दुनिया में पैदा होता है इतना हमारे एक जिले में पैदा होता है। वी आर द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना। लेकिन दिक्कत क्या है, इतना सब्ज बाग जब मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसा होगा तो वेयर वी लैक। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी उत्पादकता वर्ल्ड की जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है उसकी भी करीब करीब आधी है। जब हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, क्लाइमेट हमारे पास है, पानी हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, फिर हमारी उत्पादकता कम क्यों है, ये निश्चित तौर से विचारणीय है। और जब आप जो नवोदित सितारे हो इस देश के, आपको मंथन करना चाहिए कि जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हमारे पास आउटपुट क्यों नहीं। मित्रों, इस प्रोडक्टिविटी के न होने का कारण है तो और कोई नहीं, हमारा प्रशासन जिम्मेदार। मैं आपको फिर इतिहास के पन्नों पे ले जाता हूं। आप फोर्थ प्लान डॉक्यूमेंट को पढ़ना, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है। उस टाइम एसके पाटिल एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। जब लोकसभा में ये बहस हो रही थी कि हमें खाने के लिए अनाज चाहिए, अमेरिका से अनाज नहीं आ रहा है, तो व्हाट टू डू। काफी लंबी बहस चली थी, 1 हफ्ता बहस चली थी। उस समय एसके पाटिल का कहना यह था कि हमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन गांव में नहीं करना चाहिए। जब लोगों ने पूछा क्यों नहीं करना चाहिए, कि यदि टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन गांव में हो गया तो ये काश्तकार बहबूदी की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और जैसे जैसे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी वैसे वैसे ये माइग्रेट शहरों की तरफ करेंगे और जो माइग्रेशन होगा उसको हम नहीं संभाल पाएंगे। तो दूसरा सवाल था कि फिर हम खाएंगे क्या, कि अनाज तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और वही इंपोर्ट का भगवान करे अमेरिका ने हमारे साथ जो किया वो अच्छा किया कि उसकी वजह से आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं और दुनिया में सिर ऊंचा करके चल सकते हैं। वरना यदि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं होता तो क्या आप पोखरण का विस्फोट कर सकते थे? क्या आप अमेरिका के सामने आंख ऊंची करके देख सकते थे? कदापि नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मित्रों, स्वाभिमान और अभिमान में केवल उतना ही अंतर होता है, आप साइंस के स्टूडेंट हो, जितना हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की परत में होता है। वो बहुत पतली होती है, उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लेकिन यदि वो फट जाए तो हमारा हार्ट फट जाता है। इसलिए कभी ये अभिमान तो नहीं करना चाहिए कि वी विल बी दी टॉप मोस्ट कंट्री इन एग्रीकल्चर, लेकिन अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोना चाहिए। एक बात और देखिए, जो मैं इकोनॉमिक कंडीशन की बात करता हूं, 1952 आप सब लोगों को ध्यान है कि भारतवर्ष की जो विकास योजनाएं थी, जिनको हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, ये 52 से स्टार्ट हुई थी। इसलिए हम बेस पीरियड 52 को मानते हैं। आज 12वीं पंचवर्षीय योजना अपनी पूर्णता की तरफ है। मार्च 17 में 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो जाएगी। हमने काश्तकार को क्या दिया? सब्ज बाग हम दिखाते हैं। 1952 वो एरा था, बेटा थोड़ा चलना कहीं मिल जाएगी,
चलो आगे चलो। नहीं नहीं, ये मेरा इससे पहले चलो, इससे पहले वाली जो स्लाइड थी, अभी बार डायग्राम था ये। आप जरा इस चार्ट को देखिए, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है काश्तकार की उस मर्मांतक पीड़ा का जिसका मैं अपने बार बार यूज करता हूं। 1950 वो एरा था जब एग्रीकल्चर से जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था वो 63% था। और आज जाके हम 14% पे अटक गए। लेकिन जब आप पॉपुलेशन का ये बार देखते हैं तो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में उस टाइम भी 78% थी और आज भी 72% जनसंख्या भारत की गांवों में रहती है। तो दोस्तों, इन्फ्रेंस इससे ये निकलता है कि भारत की जो आबादी थी 1952 में और जो शहरी आबादी थी उसमें इनकम का जो रेशियो था वो 1:1.25 था। यदि आपको ₹1.25 मिलता था तो गांव के दरिद्र नारायण को भी ₹1 मिलता था। और क्योंकि उसकी आवश्यकताएं कम थी तो वो अच्छा जीवन यापन करता था। लेकिन आज आपकी और उसकी इनकम में 1 और 11 का अंतर। आपको ₹11 मिलते हैं तो उसको ₹1 मिलता है। और उसमें भी मर्मांतक पीड़ा ये है कि जो देश की ऊपर की 2% पॉपुलेशन है उसके पास में देश की 75% जीडीपी। आपको मेरे आंकड़े सुन के हो सकता है थोड़ा आश्चर्य लगे, लेकिन जो फिगर मैं आपको बोल रहा हूं वो आप इकोनॉमिक सर्वे 2016 पढ़ें, आपको ये सब फिगर उसमें मिल जाएंगी। ये फिगर मेरी नहीं है, ये फिगर भारत सरकार की है। जो इकोनॉमिक सर्वे हर साल 26 फरवरी को सदन के पटल पर रखा जाता है और वो फिगर होती हैं जिनको गवर्नमेंट एंडोर्स करती है। तो आज की तारीख में जहां 1 और 1.25 का अंतर हो, वहां ये मानना कि अंतर 1 और 11 में चला गया है तो डिस्पैरिटी कितनी बड़ी होगी, ये एक सोचने की बात है। दूसरे आप देखिए, एक इस बजट को ही देखिए जिस बजट में बहुत ये गाया जा रहा है कि ये किसानों की बहबूदी का बजट है। मेरे ख्याल में सारा मीडिया, सारा चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, ये कहते नहीं अगारा है कि इससे बेहतर बजट कोई काश्तकारों के लिए नहीं हो सकता। आप सब प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जरा सोचिए कि जिस रोज बजट आया उस रोज आपका शेयर मार्केट इंडेक्स 775 पॉइंट गिर गया था और सब ये गा रहे थे कि अब के मैक्सिमम अलॉटमेंट एग्रीकल्चर को किया गया है। इंडस्ट्री को धक्का लगा है, सर्विस सेक्टर को धक्का लगा है। लेकिन तीसरे रोज शेयर मार्केट एकदम उछल गया और पूरे, आज सुबह तो मैं देख के चला नहीं हूं, पूरे 1 हफ्ता शेयर मार्केट उछलता जा रहा। तो इससे पता लगता है बुद्धि का, ज्ञान का, कि उस बजट को कितने नफीस तरीके से बनाया गया था कि वो किसी को पता नहीं लगे कि क्या हो गया है। और मीडिया क्योंकि आजकल कंट्रोल्ड होता है, आपको ये भी पता होगा कि 18 चैनल एक ही व्यक्ति के हाथों में हैं, 18 चैनल, और उसने ऐसा उसको प्रोजेक्ट किया, ये काश्तकार का बजट है। एक एग्जाम्पल देके अगली बात पे आता हूं। 29 लाख करोड़ का बजट है एग्रीकल्चर का। यदि 29 लाख भी मान लिया जाए
तो एक काश्तकार के हिस्से में 100 रुपए आते हैं। लेकिन उस 29 लाख रुपए में 15 लाख करोड़ की इन्वेंट्री ऐसी है जो ट्रांसफर एंट्री है, जो काश्तकार को दिए गए लोन पे गवर्नमेंट ब्याज का डिफरेंस रखती है 4% और 7% का, वो 15 लाख रुपए होता है, 15 लाख करोड़, और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड में जाता था, क्योंकि इट वाज एन इंसेंटिव टू द कल्टीवेटर, ये फाइनेंस में जाता था। इस दफा इन्होंने 15 लाख करोड़ को फाइनेंस से हटा के एग्रीकल्चर सेक्टर में ले लिया। तो दिस 15 लाख करोड़ रुपए इज ए ट्रांसफर एंट्री टू द बजट, नॉट टू द सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। तो ये चीज बर्दाश्त वो बेचारा काश्तकार ही कर सकता है जिसे बजट की इतनी बारीकियों का पता नहीं होता है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था दिसंबर 2015 के, हम एक रिटायर्ड ऑफिसर्स कृषि कौशल पब्लिश करते हैं, यहाँ मैं डीन साहब को दे के जाऊंगा एक कॉपी उसकी। उसमें मैंने कैलकुलेट किया है कि काश्तकार की पर कैपिटा पर डे जो इनकम है वो 62 रुपये 41 पैसे, और ये मेरे पास नीति आयोग का इस डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट आया और मैंने इसको पढ़ा तो इन्होंने के इस डॉक्यूमेंट में है कि नहीं 63 रुपये 67 पैसे होती है। तो यदि नीति आयोग के डॉक्यूमेंट को भी मान लिया जाए तो क्या 63 रुपये 67 पैसे में कोई काश्तकार महबूबी के ख्वाब देख सकता है? आप अंदाज लगा सकते हैं ये उस काश्तकार की हालत है जिसकी संख्या देश में 13 करोड़ 85 लाख। देश में जो कुल काश्तकार हैं, काश्तकार परिवार, उनकी संख्या 13 करोड़ 85 लाख। इसमें से भी दोस्तों जो 9 करोड़ 75 लाख हैं वो काश्तकार हैं जिनके पास 3850 स्क्वायर यार्ड वर्ग जमीन आती है। 3850 सी स्कीम में इससे बड़े बड़े बंगले हैं। मैं जिस कार्यालय में काम करता हूं वो 1 हेक्टेयर में है और उसमें से ठीक 4000 गज जमीन खाली है। भगवान की दया से मेरे पास एग्रीकल्चर का सारा बैकग्राउंड है, सारी नॉलेज है। मैं उसमें जब गया था, उस संस्थान को मैंने ज्वाइन किया एडल्ट एजुकेशन को, तो वहाँ काफी बड़ा एक अनविल्डी फॉरेस्ट था। सबसे पहले मैंने उसको साफ किया और साफ करने के बाद मेरी जो बल और बुद्धि जितनी थी मैंने उसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुरू किया। 8 साल से मैं उसमें वो काम कर रहा हूँ। सबने ये सुंदराम जी वगैरह आते रहते हैं, देखते रहते हैं। मैंने वहाँ प्लांटेशन किया, मैंने वहाँ विंड ब्रेक शेल्टर बेल्ट बनाए, उसके बाद इंटरक्रॉपिंग की, और अब मैं वहाँ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का एज एन इंटरक्रॉप प्रोडक्शन लेता हूँ। मेरे पास मार्केट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जैसे ही डायस पे आके सब्जी रखी जाती है, मेरे ख्याल में आस पड़ोस की मुझे शिकायत ये रहती है कि आप अपने ही ऑफिस वालों को देते हो, हमें नहीं देते हो। तो हमने दिन बांटे हुए हैं कि इस दिन इस ऑफिस को देंगे, इस दिन इस ऑफिस को देंगे। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर प्रॉफिट का धंधा नहीं। और जब मुझे प्रॉफिट का धंधा नहीं है तो मैं ये साफ कह सकता हूँ, भले ही सुंदराम जी कहें कि मुझे 1 लाख रुपए बच जाते हैं, लेकिन यदि 1 लाख रुपए एक साल में बच जाते होंगे तो दूसरी साल वो भी आती होगी जब ओला या पाला आता होगा तो सुंदराम जी मायूस होकर बैठ जाते होंगे। मित्रों, ये इस बात से भी झलकता है कि 12 पंचवर्षीय योजनाओं में केवल मात्र 2 पंचवर्षीय योजना ऐसी हैं जब एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 4% की। अदरवाइज एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट
कभी -2 भी हुई है तो कभी 9.2 भी हुई है। और 1970 से लगा के 2013-14 तक जो एवरेज ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर की आई है दैट इज 3%, जबकि हमारा जो टोटल जीडीपी की ग्रोथ रेट है दैट इज 7.5%। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि काश्तकार और नॉन एग्रीकल्चरिस्ट में किस तरह से डिस्पैरिटी बढ़ती चली गई है। अब आप थोड़ा सा सेक्टर वाइज देखिए। ये जमाना ज्ञान आधारित है और इसलिए कही जाती है कि इंफॉर्मेशन इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। जो 63% हम ये देख रहे हैं खेती से मिलता था, आज 57% हमें सर्विस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर से मिलता है, जिसके अंदर केवल 11% पॉपुलेशन एंगेज्ड, केवल 11%, और उनकी जो इनकम है वो 57%। इंडस्ट्री हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो कालांतर में भी 19% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देता था और आज भी 19% देता है। दैट इज ऑलमोस्ट स्टैटिक, 18-20 पर ऑन एन एवरेज 19% देता है। तो व्हाट हैज गॉन टू सर्विस सेक्टर, इट इज द मनी विच हैज बीन डाइवर्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। और इसलिए मित्रों मैं कहता हूं, श्रम आधारित धंधा छोड़िए और ज्ञान आधारित धंधे को अपनाइए, तो आपकी बहबूदी होगी, लोग बाग आपको ऊंची निगाहों से देखेंगे। आज काश्तकार की हालत ये है कि लोग बाग शादी करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि एक क्लास 4 एम्प्लॉय यदि वो गवर्नमेंट में जॉब करता है तो उसकी शादी करने के लिए 3-3, 4-4 लाख रुपए देने को तैयार है। चलना बेटा, ये इसको दिखाना चाहिए इससे पहले। ये दिस इज सेक्टोरियल कंपैरिजन। ये फर्स्ट लाइन है, जो लाइन ऊपर से स्ट्रेट वे नीचे आई है दैट इज एग्रीकल्चर। जो ये बीच की लाइन है नीले वाली ही दूसरी, इट शोज इंडस्ट्री, जो मैंने कही थी कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसमें न कुछ घटत है न बढ़त है। बीच वाली जो ये ग्रीन लाइन है दैट शोज द सर्विस सेक्टर, जो उसी स्पीड से बढ़ी है जिस स्पीड से एग्रीकल्चर कम हुई है। तो ये फेट है हमारे यहाँ इस सेक्टर का। अब थोड़ी सी बात, क्योंकि मैं जिस सेमिनार में आया हूँ, जिस बात पर आया उस पे केवल अनुभव की बात ही करता हूँ, जो मैंने अभी आपसे कही कि भाई माई आस्पेक्ट इज परफेक्टली प्रैक्टिकल। ये एक अभी 8 तारीख को न्यूज छपी, 8 तारीख के पेपर्स में है, कंजोर्टियम ऑफ सीड फर्म्स अनफेज्ड बाय मोनसेंटो एग्जिट वार्निंग। मेरे मित्र नारायण सिंह राठौर मोनसेंटो के एडवाइजर हैं, टेक्निकल एडवाइजर, जो देश को लूटती है। मित्रों, हो सकता है मेरा टॉपिक आपको बोरिंग लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे ये कैसा आदमी आ गया, हमें कौन से जमाने में ले गया, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है और इसको सहन करने के लिए मादा चाहिए। इस सूचना में ये लिखा है, गवर्नमेंट ने इनसे ये कही कि भाई हम आपका प्राइस कंट्रोल करेंगे। एक 400 ग्राम के पैकेट की कीमत कॉटन की, जिस बीच में एक रेफरेंस आया था हमें जीएम टेक्नोलॉजी पे बात करनी चाहिए, हमें इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन मोनोपोली कितना खतरनाक हथियार होता है ये इस न्यूज से पता लगता है। हमारे पास केवल एक जीएम क्रॉप कोई है हिंदुस्तान में, तो दैट इज कॉटन, और कोई भी जीएम क्रॉप हिंदुस्तान में अभी परमिट नहीं की गई। एक 400 ग्राम का पैकेट 740 रुपए में बिकता है, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कंपनी को जो उसकी कॉस्ट आती है वो केवल मात्र 125 रुपए आती है।
बाकी की रॉयल्टी या तो मोनसेंटो को जाती है या बीच में जो जैसे माइको जो हमारे यहाँ की कंपनी है उससे जिसका कोलैबोरेशन हुआ उसको भी। गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है उतनी ही आप रॉयल्टी ले लो और इसकी कीमत फिक्स कर दो। तो वो कहते हैं हम आपका देश छोड़ के चले जाएंगे। मित्रों, केवल 2 ही वैरायटी हैं, BT1 और BT2, बोलगार्ड जो भी ये बोलते हैं, 2 BG, 2 ही वैरायटी हैं और इन 2 वैरायटी में कॉटन का 95% एरिया है। अब आप देखिए, जिस बायोडाइवर्सिटी की बात हम कर रहे थे, जिस देश में कॉटन की 252 मिलियन टन गांठें पैदा होती हों, उस देश में केवल 2 वैरायटी उगाई जाती हों और बाकी 5% में सारी वैरायटी हों, वहां बायोडाइवर्सिटी कैसे रह सकती है? और यदि ये माइको मोनसेंटो हिंदुस्तान को एकदम छोड़ देती है तो निश्चित तौर से हमारे पास सीड का अकाल हो जाएगा। ऐसी निर्भरता किस काम की, जिसकी नींव बिल्कुल उन रेत के धोरों पे लगी टिकी हुई हो जहां हमारे पद चिन्ह हवा के एक झोंके से उड़ जाते हो। ये एक उदाहरण मात्र है। इसलिए हमें सुंदराम जी जैसे का अभिवादन करना चाहिए, इनका धन्यवाद अदा करना चाहिए कि जो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वरना ये कहना भी अतिशयोक्ति है कि हमारे पास में पहले हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं थी। ये राठौड़ साहब विराजमान है, ही इज इंटरनेशनल ब्रीडर विभाग के। ये उस समय ऐसे ही अंकुर थे जैसे आप लोग हो, जब हमारे यहाँ 1960 में फर्स्ट टाइम बाजरे की हाइब्रिड निकली। हमारे यहाँ 82 सेलेक्टेड मेज की वैरायटी आई थी। हमारे यहाँ ज्वार की CHS1, CSH2 वैरायटी आई थी। लेकिन जिनकी यील्ड पोटेंशियल 40 से 60 क्विंटल पर हेक्टर थी, वो वैरायटी सफल नहीं हो पाई। वो इसलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि गवर्नमेंट की उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं थी। व्हीट और राइस इसलिए सफल हो पाए, आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए सफल हो पाया क्योंकि उसको गवर्नमेंट की पर्याप्त सपोर्ट थी। सपोर्ट इन 2 सेंस। नंबर 1, देयर वाज एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस। There was assured marketing of wheat and rice because it is being distributed under public distribution system. But मेज, ज्वार, बाजरा जो हमारी इंडिजिनस क्रॉप थी, जिसकी हमारे पास नॉट ओनली हाइब्रिड, कंपोजिट वैरायटी थी, हाई यील्डिंग वैरायटी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी उनको प्रोक्योर नहीं किया और गवर्नमेंट ने कभी उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ये एक विडंबना है जिसको लोग बाग कभी अपने भाषण में बोलते नहीं हैं, कहते नहीं हैं। आज स्थिति ये है कि दुनिया का यदि हम सीनेरियो देखें तो दुनिया का सीनेरियो ये है कि 39% के अंदर गेहूं की खेती होती है, 40% के अंदर चावल की खेती होती है और रिमेनिंग में कोर सीरियल्स की खेती होती है। यदि हम राजस्थान के लेवल पे आ जाते हैं तो 49% सीरियल्स में गेहूं बोया जाता है, 1% में चावल बोया जाता है और अगेन 50% में कोर सीरियल्स बोए जाते हैं। और यही कारण है कि राजस्थान के काश्तकार की बहबूदी पंजाब के काश्तकार जितनी नहीं है। एक बात मित्रों ये चली थी कि राजस्थान की जमीन पंजाब की जमीन बंजर हो गई है,
पंजाब की जमीन की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। ये तो सच्चाई है कि जमीन की क्वालिटी खराब हो रही है, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि वहाँ खेती करने का अस्कार जानता नहीं है। उसका कारण भी है तो फिर गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट केवल एक ही हीट और पीडी को ही प्रोक्योर करती है, वो ही पैदा करते हैं। लेकिन आज भी पंजाब की जो प्रोडक्टिविटी है वो वर्ल्ड की प्रोडक्टिविटी के एट पार है। और टोटल सीरियल्स, व्हीट की तो 49 क्विंटल पर हेक्टर है, पर टोटल सीरियल्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो 44 क्विंटल पर हेक्टर। नेक्स्ट हरियाणा आता है जिसकी 38 क्विंटल पर हेक्टर। राजस्थान which is the 4th largest producer of cereal, लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 27 क्विंटल है। तो यदि हम, मेरा जो कहने का अभिप्राय है, जहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जो आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है, गवर्नमेंट 25 क्रॉप्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है, 25, लेकिन गवर्नमेंट 4 ही क्रॉप को खरीदती है। 1 द शुगर केन, 2nd कॉटन। शुगर केन इसलिए कि शुगर केन की जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ गवर्नमेंट एक सपोर्ट प्राइस तय करती है कि आपको इसी प्राइस पे लेना है, तो वो उन शुगर फैक्ट्रीज की बाध्यता है कि गवर्नमेंट की एक मैंडेटरी प्राइस है, उस पर लेना ही लेना है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, और क्योंकि कॉटन आप सब जानते हैं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है, और अब तक जो वर्चस्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर का था वो महाराष्ट्र से था। महाराष्ट्र कॉटन और शुगर केन के लिए मानी जाती है, तो कॉटन का कुछ प्रोक्योरमेंट होता है, अदरवाइज और किसी चीज का प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। मेरी मान्यता ये है कि गवर्नमेंट को 3 प्रोज स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, और यदि गवर्नमेंट ये स्ट्रेटेजी अपना लेती है तो आपका जो ये बायोडाइवर्सिटी, जो आपका क्रॉप वैरायटी, प्लांट, जितने भी ये टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, ये सब संरक्षित हो जाते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट को क्रॉप बायोडाइवर्सिटी पर ध्यान देना चाहिए, और वो जब भी दिया जा सकता है जब जितनी 25 क्रॉप्स की वो मिनिमम सपोर्ट वैरायटी डिक्लेयर करती है प्राइस, उसको उन्हें प्रोक्योर करना चाहिए। और ये इसलिए दिक्कत तलब नहीं है, आप सब लोग जानते हो कि जब सर्दी आती थी तो मेवाड़ के अंदर मक्का खाई जाती थी और मारवाड़ और ढूंढाड़ में बाजरा खाया जाता। आज हमारी मोनो सीरियल एक्टिविटी है, हम केवल गेहूं खाते हैं और कोई चीज नहीं खाते हैं। ये हमारी बीमारी का कारण है, ये हमारे हेल्थ हैजार्ड का कारण है। जिस तरह से मोनोक्रॉपिंग हैजार्डस है, वैसे ही मोनो डाइटरी सिस्टम हैजार्डस। गवर्नमेंट उन सभी क्रॉप्स को प्रोक्योर करे, उन्हीं सभी क्रॉप्स को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत 2022 में एक बहुत बड़ा सशक्त देश होगा। दूसरा है, उसको रिन्यूमरेटिव प्राइस मिलनी चाहिए। साथियों, जब मैं 62 रुपए 41 पैसे की बात करता हूं तो बहुत बड़ा एनालिसिस है जो मैंने अभी, जो यहाँ का मुझे पता नहीं था, नहीं मैं वो आर्टिकल जरूर भेजता। जो जयपुर में 5 डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उनके डीन्स को बुला के हमने एक मीटिंग की थी, वो हमने आर्टिकल उनको दिया है, और विद दिस रिक्वेस्ट कि आप अपने लड़कों को गांव में भेज के इसका सर्वे कराइए, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। और जब इतने आत्मविश्वास से मैं बोलता हूं तो इसके पीछे मेरा कोई अनुभव जरूर झलकता है, उस पर काम हो रहा है। फिर हम उसकी जो भी कंक्लूजन आएगा, अगेन वी विल पब्लिश इन अवर कृषि कौशल, शरद कृषि, कृषि भारती, जो हमारी पत्रिका है।
एक जो सबसे बड़ा खतरा और है इस सबसे बड़ा खतरा हमारी फूड सिक्योरिटी को। अभी वो एक बात चली थी कि भाई येलो वेन मोज़ेक की वजह से पूरी की पूरी इसकी धान की क्रॉप खत्म हो गई। लेकिन आप सभी साइंस के स्टूडेंट हो, प्लांट फिजियोलॉजी जिस सब्जेक्ट की बात हुई थी अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कोई क्रॉप फेलियर हुई थी, कोई फैमिन पड़ा था, फर्स्ट फैमिन that was with the deficiency of micronutrient, that was due to zinc and that was in paddy, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ऐसा फैमिन कभी नहीं पड़ा। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में यदि फैमिन पड़ा था तो that was due to rust and that was in heat। ये फसलें जलाई गई थी, एन मास जलाई गई थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इनके इनोकुलम और फैल जाए कहीं और तबाही खड़ी हो जाए। मैं सोचता हूँ मैंने जितना टाइम चाहिए था उससे भी कहीं ज़्यादा ले लिया है। और राठौड़ साहब ने मेरे से ये कही थी कि मेरा कुछ भाषण सुन के जरूर जाना। मित्रों, मैं कुछ आपको खास नहीं दे पाया। मैंने बताया मेरी प्रतिबद्धता है, मेरे ऑफिस के काम मेरे पास बहुत हैं। वैसे तो कहना अतिशयोक्ति है, पर मैं रात 4 बजे सोया था और 5 बजे उठ के घूमने चला गया था। थैंक यू। Thank you, sir. Our next speaker is Dr. E.V. Divakar Shastri. Dr. E.V. Divakar Shastri obtained his formal education and doctorate from Banaras Hindu College and since then worked at SKN College of Agriculture, Jobner for more than 33 years in different capacities. He is presently working as a professor, All India Coordinated Research Project on Mularpi at Rajasthan Agriculture Research Institute, Jaipur. He has also worked as an expert under World Bank AR3P project and obtained training in agroforestry universities of UK and Germany. He has developed a variety in Taramira and 11 varieties in seed species. We welcome you, sir. I now request Professor Pradeep Bhatnagar, Dean, Faculty of Science, EIS University, to present a token of our gratitude to Dr. E.V. Divakar Shastri. डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि राजवीर चौधरी बहुत बिजी है। अभी इनके यहाँ पे एक दूसरा उन आदमियों में से इसको कोई भी वैज्ञानिक चीज बता दो। अब ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर किसी को करना ही नहीं चाहिए और खुद किसान का बेटा है, अपनी जमीन बेचनी नहीं चाहिए, तो उसमें पड़ा क्या मकान बनाएगा। फिर एक चीज और है, मैं राजपूत हूँ, ये चौधरी है। मेरे एक मित्र और है जो सीताराम पाली ब्राह्मण है। हमारे पेपर्स में पब्लिकेशन होते हैं राज नारायण पारीक के नाम से। मैं इसको ये कहना चाहता हूँ, इसको कभी वैज्ञानिक की बात करूं। मैंने इसको एक दिन कह दिया कि चौधरी तेरे को मालूम है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। मालूम है इसने क्या कहा? थे, डार्विन की थ्योरी है, हम पाना स्पीशीज बंदर था और उसके बाद में हम होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस में हम आए हैं। तो बेटा मेरे क्या कहता है कि राठौड़ तुम्हारे होंगे बंदर। राठौड़ तुम्हारे होंगे बंदर, साढ़े तो चौधरी थे। Thank you, sir. Thank you, sir. Can I know how much time I can take? So that I don't want to encroach upon your time. How much time I can take? 20 minutes. Right, thank you. Well, as per the topic, I thought it will be a farmers versus young generations gathering. So
I made it in Hindi, but I will try to see that I talk in mixed language. You will bear with me. But before, because I am an agriculturist, I will not say agriculturist, but I am related to agriculture. Therefore, I will just salute our farmer friends first. Okay. This is the topic we're actually discussing. कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 का कृषकों के संदर्भ में. We just want to discuss in terms of the farmer-centric features of this particular thing. सर्वप्रथम मैं सब जो आयोजक हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको एक चांस दिया मेरे को बोलने के लिए. And I'm sorry if I'm encroaching on others' time, but you will just bear with me. मेरा नाम है शास्त्री और मैं यहाँ दुर्गापुरा में कार्य कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने के लिए, क्योंकि मैं हिंदी क्षेत्र से नहीं हूँ, इसलिए गलतियाँ होंगी और इसके लिए आप मुझे माफ जरूर करेंगे. मैं इनसे शुरू करना चाहूँगा. इनका नाम है डॉक्टर रामप्पा रायप्पा हंचनल एंड ही इज नाउ द चेयरमैन ऑफ दिस अथॉरिटी, पीबीपी अथॉरिटी, जिसके तहत हम इस पूरे को कर रहे हैं. Well, actually, I start my presentation with Dr. Hanchnal's place of birth and work. कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़, अगर आप जानते हो, धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है. वहीं पर उन्होंने अपना पढ़ाई किया और शायद वहीं पर उन्होंने पूरा नौकरी कर लिया और अब जाकर के वो दिल्ली आए हैं. और इनका जो गांव थी, धारवाड़ गांव तो नहीं है, शहर है, वहां से 120 किलोमीटर दूर जो है एक छोटा सा प्लेस है, उसका नाम है बैडागी. और वो जो बैडागी है बहुत फेमस है और उसका वजह है मिर्च. बैडागी की जो मिर्च है वो बड़ा अच्छा लाल रंग लिए होता है और उसका ऑलियोरेसेंस बहुत फेमस है और उसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं लिपस्टिक में जो आपका लाल रंग आता है. और इसका जो ऑलियोरेसिन और भी जो मेडिसिन वगैरह हैं उसमें काम में लेते हैं. देयर इज ए स्पेसिफिक रीजन, शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि जो प्रसाधन आप काम में लेते हैं उसमें ज्यादातर प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं. शायद उसमें गेहूं का भी अंश होता है जो आप नहीं जानते. मैं कहने को तो आंध्र प्रदेश से हूँ, पर पूरा मेरा कार्यकाल तो राजस्थान में निकल गया. करीब 45 साल होने को आ रहे हैं. और वहाँ पर एक जगह है गुंटूर, और गुंटूर का मिर्च बहुत फेमस है. और आप लोग तो अभी आप लोग उस जगह पर नहीं आए जहाँ पर आपको जो है मिर्च आटा वगैरह खरीदना पड़ेगा. और वैसे आप लोग क्या करोगे कि मोबाइल लेकर के सिर्फ जो है किट करते ही आपके सामान आ जाएगा. और जैसे एडवर्टाइजमेंट पे दिखाते हैं आप डांस करते रहोगे और सामान वाला आपके घर सामान पहुंचा देगा. बट इवन देन इट इज नेसेसरी दैट यू नो सम ऑफ द बेसिक्स. ये जो गुंटूर का मिर्च है ये क्या है कि ये तीखापन बहुत ज्यादा होता है. इट्स वेरी हॉट एंड दैट इज व्हाई वी यूज इन आवर पिकल्स, पर्टिकुलरली साउथ इंडियन बेस्ड पिकल्स. और आज भी हमारे घर में गुंटूर मिर्च मेरे को वहाँ से लेके आना पड़ता है. पहले यहाँ पर जयपुर में मिलता नहीं था. अब आजकल गुंटूर का मिर्च मिलता है. आप अगर किशनपुर मंडी के बाजार में जाएंगे तो मिल जाता है, खरीद सकते हैं. अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अफ्रीका में था और अफ्रीका में एक छोटा सा देश है इथियोपिया. और इथियोपिया के एयरपोर्ट में मैं खड़ा था लगेज लेकर के चेक इन करने के लिए. मेरे सामने एक आदमी अपना चेक इन कर रहा था, मतलब एक्सरे जांच वगैरह हो रही थी. उसको सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया बिकॉज ही वाज कैरिंग अ थिंग कॉल्ड बेरबेरे. एंड बेरबेरे इज बेसिकली a चिली प्रोडक्ट. उसमें और भी हर्ब्स वगैरह मिलाते हैं, पर वो बिल्कुल अपना देश का मिर्च जैसा स्वाद वगैरह आता है. वो भी मिर्च बहुत खाते हैं और वो बड़े उसे क्या कहते हैं, फख्र महसूस करते हैं कि फील्स. वो क्या करते हैं कि खाने में मिर्च अपना ही वो जो है इस्तेमाल करते हैं. ओके, इसलिए वो अमेरिका लेके जा रहा था. अब बिल्कुल अपने यहाँ जयपुर के पास में पहुँचते हैं और यहाँ पर एक जगह है मथानिया, बहुत कम लोग जानते होंगे. ओह, यू आर अनेबल टू हियर मी.
Anyway, I address a class of 100 students and I think my voice itself is bigger than loudspeaker. Okay, there's a place called Mathania. पता नहीं कितने लोग जानते हैं, ये जोधपुर के पास में है. और ये जो मथानिया है, the reason of its importance is again मिर्च. और मथानिया के मिर्च का जो है ना वजह वो है इसका कलर as well as तीखापन. और दोनों के लिए ये बहुत फेमस है, बहुत नाम से बिकता था. हुआ क्या कि अब ये एक तरह से जो है ना ये एक गुजरे जमाने की बात सी लगती, क्योंकि असली मथानिया का मिर्च तो नहीं है. मथानिया के नाम पर सब कुछ बिकता है. बात सच है कि नहीं है? शायद बुजुर्ग लोग तो जानते हैं, आप जानते हैं, सच्ची मथानिया है ही नहीं है. कहने का मतलब यह है कि हम लोग के जो संस्कार और हमारे जो संस्कृति खान पान से जुड़ी हुई है, और खान पान आता है एग्रीकल्चर से. एग्रीकल्चर का बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है वो काश्तकार है, और काश्तकारों के पास सदियों का अनुभव से सब चीज चलता है. You know what culture is? Culture is defined as geneless transmission of characters. ये जो है ना एग्रीकल्चर, ये भी जो है जनरेशन टू जनरेशन पास होती है. ओके, लेकिन आज है पूरा ग्लोबलाइजेशन का जमाना. See, you can see two contrasting things here, the tradition and modernity. What will happen if there is no relation between these two? It will lead to cultural revolution and cultural what I can say, a kind of dissatisfaction. ये जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ये सैलाब की तरफ पूरा दुनिया को निगल रहा है. वैसे पूरा दुनिया ऐसा नहीं है कि जो है अपने देश को ही निगल रहा है. I think Dr. Rathore, you were in Durgapur, if I am correct, right? Right. ये जो है ना इंडिया को ही नहीं, अमेरिका के लोग भी परेशान हैं, ब्रिटेन के लोग भी परेशान हैं, फ्रांस के लोग भी परेशान हैं, अफ्रीका के सारे मुल्क परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं, आप इनडायरेक्टली परेशान हैं जो आप नहीं जानते. और संभव है कि दूरदर्शिता मतलब जो फोरसाइटेडनेस से ही हम जो है ना इस सैलाब की रक्षा कर सकते, नहीं तो हम लोग को निकल जाएगा. मॉनसून तो ही नहीं, ये जो है ना आपका प्रॉक्टर एंड गैम्बल, स्मिथक्लियन एंड फ्रेंच, और आपका ये जो टूथपेस्ट वाला है कोलगेट, यूनिलीवर, ये सब हमको खा जाएंगे. और ये खुद भी अपने आप को खा लेंगे आगे चलकर, क्योंकि उस पर खाने के लिए बचेगा ही नहीं कुछ. तो इसका मतलब ये ना, अगर हम दूरदर्शिता रखेंगे, हम अपने आप को रक्षा करेंगे, रक्षा नहीं राज करेंगे. See how jubilant this girl is. And you know, ये जो है ना, ये शायद ये जब आई थी, अब आप लोग पैदा हो रहे होते या शायद आपके बारे में आपके पेरेंट्स सोचे भी नहीं होंगे. उस समय की ये फोटो है. आई थिंक इट्स इन अराउंड 1980s, जब जो है ये रिवॉल्यूशन आया था. फिर उसके बाद ये जो कॉल सेंटर कॉन्सेप्ट वगैरह आया था. उस समय भी अमेरिका परेशान है, आज भी अमेरिका परेशान है, और परेशान तो रहेंगे. और एक चीज है, ये परेशान रखना चाहते हैं ताकि अपना रोजी रोटी चले, है ना. वो परेशान रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं हम लोग को. ये आप लोग को परेशानी में नहीं उलझना है. ओके, हम तो एग्रीकल्चर से बात कर रहे हैं, तो इसी मद्देनजर अपने सरकार जो है ये वाले एक्ट ले आई, दिस कॉल्ड पौधा किस्म कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001. यानी ये इसका ये हिंदी रूपांतरण है. राइट, आपको हिंदी जानना चाहिए. यूं तो वो क्या कहते हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट लेडी, ऐश्वर्या राय तो बुढ़ी हो चुकी है. आलिया भट्ट का अंग्रेजी के गाने पसंद है, खिटपिट जरूर करेंगे, लेकिन अंग्रेजी में बात करेंगे. जब अपना थॉट्स आएंगे ना, वो हिंदी में ही आएंगे, है ना. हम हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोलेंगे. ये जो गैप होता है ना, हिंदी में सोच करके अंग्रेजी में बोलते हैं,
उसमें जो टाइम गैप होता है उसी समय हम आ बोलते हैं। दिस इज जस्ट ए काइंड ऑफ डिटूर। जो जब कोई बोलते हैं ना तो रुक के करते हैं, उसका वजह है वो भाषा सोच रहा है, सेंटेंस बनाया अपना भाषा में, उसको भाषा में ट्रांसलेट किया, फिर मुंह को जो है ना ब्रेन संदेश देता है, ये जरूर होता है। आई एम जस्ट कीपिंग इट लाइवली, दैट्स इट। एनीवे, दिस इज very important act, and this is going to save us to some extent the globalization war that is engulfing the whole world. Most of the nations have their own acts, and our nation too has, but there is one difference. The difference is that the farmers' interests have been taken into consideration while framing this particular act. We'll just see how it is. For example, इसमें एक प्राधिकरण बनाने का एक क्या कहते हैं अंश है। प्राधिकरण में कृषकों एवं कृषक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अध्यक्ष एक स्थायी समिति नियुक्त करेगा जिसमें कृषक संगठन के प्रतिनिधि होंगे और वे अध्यक्ष और कृषक अधिकारों के बारे में सलाह देते रहेंगे। ये अध्याय 6 के अंदर ये पूरा दिया हुआ है और कृषकों के लिए पूरा ये चैप्टर जो है ना इस एक्ट का ये उसी में दिया हुआ है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको तो नेट पे मिल जाएगा, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। इसमें कृषक या कृषक समुदाय अपने द्वारा विकसित या वस्तुतः उपयोग में ली जाने वाली फसलों के किस्मों का पंजीकरण कर सकते हैं। ये सुंदराम जी जो आपको दिखा रहे थे, वो लेडी जो अपना वो दिखा रही थी, वो जो है ना बेसिकली इस एक्ट का आई थिंक चैप्टर नंबर में भूल गया, उस चैप्टर के अंदर जो है ना उनको हम वो देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। वो किस लिए, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प फाइट ग्लोबलाइजेशन इज, ग्लोबलाइजेशन का सबसे मेजर मुद्दा होता है प्रॉफिट और प्रॉफिट शेयरिंग। मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, ये जो मैं आज लेक्चर बेच रहा हूँ आपको एक तरह से, उसमें हमारे को जो प्रॉफिट है हाउ एम आई गोइंग टू गेट इट, और हमारा जो प्रॉफिट है हाउ एम आई गोइंग टू प्रोटेक्ट इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पंजीकरण के बाद उन किस्मों के वाणिज्यिक उपभोग, दैट मीन्स कमर्शियल प्रॉफिट्स, वो कैसे उसको ले सकते हैं, ये सब चीज है ना इस एक्ट के अंदर दिया हुआ है। आई डोंट नो इफ द थिंग इज टोल्ड यू इन सिंस मॉर्निंग आई केम लेट। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली जीन निधि का उपयोग नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं। एक जीन मतलब जीन आयोग निधि बनाया है, फंड, जीन फंड, उसमें कुछ जमा करना पड़ेगा, उससे जो है फिर वापस हम फार्मर्स को हेल्प करेंगे, फार्मर्स की नॉलेज को हेल्प करेंगे। कृषकों के अधिकार क्या है, जिस किसान ने कोई नई किस्म खोजी या विकसित की हो, उसे उसी प्रकार अपने किस्म को सुरक्षा प्रदान करने और पंजीकृत करने का अधिकार है। आई एम ए ब्रीडर, आई डेवलप वेराइटीज। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने बताया नहीं है, बहुत हमको उस तरह से कह दिया, थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, बुजुर्ग हैं, बट द थिंग इज वी हैव डेवलप्ड वेराइटीज इन पब्लिक सिस्टम एंड दैट हैज बिकम द बैकबोन ऑफ द एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट्स। जो लैंडमा रोजो वगैरह की बात है बहुत पुरानी है, वो जरूर थी, उसके बाद हम लोगों ने बहुत स्ट्राइड्स किए। एक और बात बताऊं, जैसे उन्होंने बताया था कृषक को कुछ नहीं मिलता है, और ये बात बिल्कुल सच्ची है। अल्टीमेटली फार्मर के हाथ में बहुत कुछ नहीं रहता है, वो पूरा देते ही देते हैं। हम भी सब कुछ देते देते हमारा पॉकेट में एक पैसा नहीं आता है, सिवाय तनख्वाह का जो सरकार हमको देती है। और वही अगर मैं मॉन्सेंटो में होता, कारगिल में होता, महाइको में होता, हम जो वैरायटी बनाए हैं, जो हमारे वैरायटी जो 11 वैरायटी आपने शुरू में बताए थे, उसका हर एक का मैं पैसा लेता, करोड़पति बनता। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास करोड़पति नहीं है, रोडपति तो नहीं कहूंगा, सरकार मेरे को अच्छी तनख्वाह दे रही है। लेकिन ये जो एक्ट बनी है, इस एक्ट के अंदर हम जो है हमारा वैरायटी को रजिस्टर करा सकते हैं एज ए ब्रीडर,
और हम उसको बेच सकते हैं, उसका प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक वैसा की वैसा फैसिलिटी फार्मर ब्रेड वैरायटीज के लिए भी दिया गया है। सुंदराम जी ने कई वैरायटीज बनाई हैं, वो उसको रजिस्टर करा करके कमर्शलाइज कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर इनका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मार्केट में बिकेगा, नहीं तो नहीं। हम जब भी जो है जौहरी बाजार की कई दुकानों में देखता हूँ, कई बार दुकानदार मक्खी मारते हुए बैठते देखता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इनकी दुकान कैसी चलती होगी, बिजली भी खर्च होता है। नो सर, you are in this university, isn't it, sir? Yeah. Can I know, sir, as your position? I don't know, please. As a dean. Oh, you are a dean. Yeah. This is a commercial institution. ये अच्छी पढ़ाई देते हैं, इसलिए आप आए हैं, फीस दे करके आए हैं।